ज़ैनब आपी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो रोते हुए बोला। अलीज़े ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आज पहली बार वो आयान की ये साइड देख रही थी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि ज़ैनब और वक़ार के साथ वो किस हद तक अटैच हो चुका है। ज़ैनब मेरी प्रिंसेस, क्या हुआ आपको? डैड आ गए हैं, अब आप ठीक हो जाओगी, वक़ार ने ज़ैनब के माथे पर बोसा देते हुए कहा। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। इतने बुखार में इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते थे, तो पहले ठंडी पट्टियाँ करके बुखार कम किया, फिर इंजेक्शन लगाया और साथ में दवाई दी। डॉक्टर अपना काम करके चला गया। मरियम भी आप जाएं, सो जाएं, मैं यहीं हूँ। वक़ार ने कब से बैठी मरियम भी को कहा तो वो सर हिलाती चली गई। ज़ैनब का बुखार अब कदरे कम था, वो दवाई के ज़ेरे असर सो रही थी। आयान उसके पास बैठा उसका सर दबा रहा था। अलीज़े, आयान चलो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ाऊँ। वक़ार गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए बोला तो अलीज़े सोफे से उठ खड़ी हुई और पाँव में अपना जूता पहना। मुझे आप ही के पास रहना है, मुझे नहीं जाना जब तक आप ही ठीक नहीं हो जाती। अगर मेरे जाते ही वो फिर बीमार हो गई तो? आयान अपने छोटे छोटे हाथों से ज़ैनब का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए बोला। उसके लहजे में डर था। आयान, आपको सुबह स्कूल भी जाना है, चलो घर चले। अलीज़े ने अपना माथा मसलते हुए कहा। नहीं जाऊंगा, वो घर दादाजी का है, ये घर मेरे डैड का है, मैं यहीं रहूंगा। वो ज़िद्दी अंदाज में बोला तो वक़ार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। अलीज़े का मीटर घूमा। तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? 3 फुट के तुम खुद हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। चलो उठो। अलीज़े को अब आयान पर गुस्सा आ रहा था। ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल नहीं रही। उसकी बात सुनता आयान अपने ऊपर कंबल लेकर सोने की एक्टिंग करते हुए बोला। अलीज़े मजीद कुछ बोलती, वक़ार उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। थोड़ी देर में वो सो जाएगा, मैं तुम दोनों को छोड़ आऊँगा। वक़ार उसे शांत करने के लिए बोला। अगर भाई को पता चला कि मैं यहाँ हूँ, अलग लड़ाई शुरू कर देंगे वो। अलीज़े थक कर असल वजह पर आई। तुम कोई गुनाह नहीं कर रही, तुम अपने नाम नेहाद शोहर के घर पर हो, डरने की क्या बात है? थोड़ी देर में वो सो जाएगा, मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें। वक़ार उसका बाजू छोड़ता हल्के फुल्के अंदाज में बोलकर वापस कमरे में चला गया। अलीज़े को चारों नाचार अंदर जाना पड़ा। वक़ार फ्रेश होने चला गया था। अलीज़े अपने जूते उतारती आयान के पास आ बैठी। मामा, स्टोरी सुनाओ ना। आयान उसकी तरफ देखकर मासूम चेहरा बनाते हुए बोला। अलीज़े ने उसके माथे पर बोसा दिया और सही से कंबल को टांगों पर लेती तकिए से टेक लगा बैठी। आयान के बालों में हाथ चलाती वो उसको स्टोरी सुनाने लगी। उसकी नज़र ज़ैनब पर पड़ी जिसका चेहरा लाल था। उसने आगे होकर उसके माथे पर बोसा दिया और फिर गाल पर हाथ रखते बुखार चेक किया। तभी वक़ार वॉशरूम से बाहर निकला। वो अलीज़े का ज़ैनब को चेक करना देख चुका था। हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़े के अंदर का नर्म दिल अब शायद पिघलने लगा था। वो जानता था उस दिन ज़ैनब से जिस तरह उसने बात की थी उसके लिए वो गिल्ट फील कर रही थी। सामने बेड पर उन तीनों को बैठा देख वक़ार को अपना ख्वाब सच होता दिखाई दिया, या यूं मानो कि उसकी एक झलक नज़र आई। वो चलता हुआ ज़ैनब के पास बेड पर अलीज़े के अंदाज में बैठ गया और आयान को स्टोरी सुनाती अलीज़े को यकटुक देखने लगा। अलीज़े ने 2 बार उसे घूरा, पर यहाँ फ़र्क किसे पड़ रहा था? कहानी सुनाते सुनाते कब अलीज़े की आंख लग गई ये वो भी नहीं जानती थी। काफ़ी दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आज भी वो दिन भर मसरूफ़ रही थी और काफ़ी थक गई थी। वक़ार ज़ैनब पर कंबल बराबर करते उठा और अलीज़े के पास आया और उसे ठीक से बेड पर लेटाया। मैडम कैसे जाने का बोल रही थी, अब देखो कैसे बेफिक्र होकर सो गई। तुम्हारी अभी भी झट से सो जाने वाली आदत नहीं गई? वक़ार उस पर कंबल बराबर करते हुए बोला और वहीं बेड पर बैठ गया। अलीज़े, शायद अगर तुम मेरे सामने बैठी होती तो मैं तुम्हें कभी ये ना बता पाता। मुझ में हिम्मत ही नहीं कि मैं तुम्हें कह सकूं। जिस रात तुमने छलांग लगाकर मरने की कोशिश की थी उस वक्त से मुझे खुद से नफरत सी होने लगी। मैं खुद जीना नहीं चाहता था, बस ज़ैनब की वजह से मुझे जीना पड़ा। तुम बहुत प्यारी हो, दिल की बहुत साफ हो। तुम्हारी वो आंखें जिनसे तुमने मुझे छत से खड़े होकर देखा तो मुझे उन आंखों में दर्द, तकलीफ, यकीन के टूटने के एहसास ने एक पल चैन से नहीं रहने दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब मुझसे मज़ीद ऐसे नहीं जिया जाता। ज़िंदगी बिल्कुल वीरान सी लगती है, ज़िंदगी का कोई मकसद ही नज़र नहीं आता। वो बोलते बोलते रो दिया। खुद को वो बेबसी की आखिरी हद पर महसूस कर रहा था। खुद पर कंट्रोल करता वो उठा और बालकनी में चला आया। उसके जाते ही अलीज़े ने आंखें खोल ली। वो कब के रुके हुए आंसू पलकों की बाढ़ को तोड़कर तकिए पर गिरे। वो उसके छूने के पहले एहसास पर ही जाग चुकी थी। वो आंखें खोलने ही वाली थी जब वक़ार ने बोलना शुरू कर दिया। उसका एक एक लफ्ज़ अलीज़े को अपने दिल पर गिरता महसूस हुआ। उसे एहसास हो रहा था कि अगर वो खुद दुखी थी तो वक़ार भी
तो वकार भी कोई सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था। अगर वो अज़ियत में थी तो वकार भी अज़ियत में था। उसके पास तो सारे घर वाले थे, वकार के पास कोई नहीं था। वो अकेला था। वो चाहकर भी बालकनी में उसके पीछे ना जा सकी। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अलीज़े वो न जाने कब सो गई। 1 घंटे बाद वकार ने उसे जगाया। मैं कब सो गई? वो अपनी आंखें मसलती सीधी हो बैठी। ज़ैनब और आयान सो गए हैं। शहीर नीचे तुम्हें और आयान को लेने आया है, चलो। वकार ने मुख्तसरन उसे बताया और वो अपनी जगह से उठी। वकार ने सोए हुए आयान को पकड़ा और कंधे से लगाया। उसे खिलौने वाला बैग अलीज़े ने पकड़ा। उसके खिलौने वाला बैग अलीज़े ने पकड़ा और उसके पीछे नीचे आ गई, जहाँ शहीर उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। अलीज़े उसके साथ घर चली गई। हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठते उसने तलहा साहब को मैसेज किया। वो आज बंटी को पैसे देकर घर के पेपर्स वापस लाने वाला था। वो उसकी फितरत जानता था, इसीलिए उसने अपने एक पुराने दोस्त की मदद ली जो पुलिस में था। वो उससे 1 किलोमीटर दूर ड्राइव कर रहे थे। वो बंटी के बताए एड्रेस पर जा रहा था। ये एक जंगल था। वो उनके बताए पते पर पहुंचा। 5 आदमी चेहरे पर काले मास्क लगाए वहां मौजूद थे। वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसने अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन की हुई थी। वो हाथ में बैग लिए बाहर निकला। तुम बंटी हो? उसने सामने लंबे चौड़े शख्स को देखते हुए सवाल किया। वो शख्स ऊंची आवाज़ में हंसा। नहीं, मैं बंटी नहीं हूँ भाई। भाई अपने अड्डे पर है, चेकिंग करो इसकी। उसने अपने साथ खड़े लड़के को हुक्म दिया। वो आगे बढ़ा और वकार की तलाशी ली। उसका मोबाइल और वॉलेट निकाला और उस शख्स को पकड़ाया। मेरा मोबाइल और वॉलेट क्यों लिया? वकार फ़ौरन आगे बढ़कर बोला। अपनी हिफाजत के लिए। कहीं तुम पुलिस को तो साथ नहीं लाए? चलो बंटी भाई इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। वो शख्स बोलता हुआ अपनी जेब की तरफ बढ़ा। वकार हाथ में बैग को मजबूती से पकड़े उनके साथ गया। वो काफ़ी परेशान हो चुका था। उसका मोबाइल बंद करके रख लिया गया था। 10 मिनट के बाद जीप रुकी। ये जगह घने जंगल के बिल्कुल दरमियान थी। चारों तरफ लंबे लंबे ऊंचे दरख्त थे। सामने कुर्सी टेबल लगाए 40 साल का एक आदमी हाथ में सिगार पकड़े बैठा था। उनको आता देख और वकार के हाथ में मौजूद बैग को देख वो मुस्कुराया। वकार चलता हुआ उसके पास आया। बैठो वकार। उसने उसे सामने कुर्सी पर बैठने की दावत दी। वकार आराम से वहां बैठ गया। तो मेरे पैसे लाए हो तुम? वो 2 टोक बोला। हाँ लाया हूँ। लाओ। उसने मेज पर रखने का इशारा किया। पहले तुम मेरे घर के पेपर्स दिखाओ, फिर मैं पैसे दिखाऊंगा। वकार ने टेक पर दोनों हाथ रखते हुए कहा तो बंटी मुस्कुराया। पेपर्स? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वो पेपर्स दे दूंगा? इतनी दूर इतने पैसे लेकर तुम वो पेपर्स लेने आए हो? मैं भला तुम्हें सोने का महल क्यों दे दूंगा? बंटी अपनी जगह से खड़ा होते हुए हंसकर बोला। वकार ने उसकी खराब नीयत देख ली। क्या मतलब तुम क्यों नहीं दोगे? यही तय हुआ था ना, अब मुकर क्यों रहे हो? उसने उसके सामने आते हुए कहा। अपनी बात से मुकरना मेरी फितरत में है, वो मैं बदल नहीं सकता। बंटी दांत निकालते हुए बोला और अपने आदमी को इशारा किया। 2 आदमी आगे आए और वकार को दोनों बाजुओं से पकड़ा। वकार यूं अचानक पकड़े जाने पर डरा था। बंटी ने उसके हाथ से बैग लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाया। उसको दरख्त के साथ बांध दिया गया था और अब वो मुकम्मल रस्सियों की कैद में था। आह वाह, मज़ा आ गया। बंटी पैसों को सूंघते हुए बोला। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगा तुम पैसे लेकर यहाँ आओगे और हम आराम से तुम्हें पेपर्स दे देंगे? ये रहे पेपर्स, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। बंटी अपने हाथ में एक फाइल पकड़े वकार के पास आकर बोला। वकार ने गुस्से से उसे देखा। कमीने, हिम्मत है तो खोल मुझे। तुझ जैसे गली के गुंडों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वकार अपने हाथ को खोलने की कोशिश करते गुस्से से घुर्राया। तभी बंटी ने उसके चेहरे पर 2 मुक्के मारे और एक पेट में लात मारी। वो दर्द से चीखा। हरामी, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे बंटी को बातें सुनाई? बंटी चिल्लाया और सामने पड़ी मोटी लकड़ी उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। जब थक गया तो लकड़ी नीचे फेंक दी। वकार का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। वो बिल्कुल निढाल हो चुका था। चल, इसके चचा को फोन मिला। अब तो सोने की मुर्गी हाथ आई है, बड़े पैमाने पर पैसे लेंगे। बंटी उसे मारने के बाद अपनी जगह पर बैठते हुए बोला। उसके वफादार लड़के ने तलहा को कॉल मिलाकर फोन उसे पकड़ाया। पहली बेल पर ही फोन उठा लिया गया। हेलो, तलहा साहब ने अनजान नंबर देखकर हेलो कहा। पुराने दोस्त का क्या हाल है? मैं बंटी। नाम तो याद होगा ना? याद ही होगा। अपनी सबसे कीमती शय तो बंटी के पास है तुम्हारी, तो सोते कैसे होगे? चलो काम की बात पर आते हैं। तेरा भतीजा 50 लाख लेकर मेरे पास आया है।
तेरे पेपर्स तो मैं वापस दूंगा नहीं, और अगर अपने भतीजे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जल्दी से 10 करोड़ इकट्ठा करो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, उसके बाद फ़ोन करता हूँ मैं। बंटी सब बोलकर फ़ोन बंद कर गया। दूसरी तरफ हॉल में बैठे तलहा साहब के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। सुबह वकार का मैसेज तो उन्हें मिला था, पर वो नहीं जानते थे वो ऐसे फंस जाएगा। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ा। क्या हुआ है तलहा? हशमत साहब उसको यूं एक जगह पर बैठे मोबाइल कान से लगाए देखकर बोले। उनके चेहरे का उड़ा रंग वो नोट कर चुके थे। वकार। तलहा साहब के मुंह से उसका नाम फिसला। क्या हुआ वकार को? हाशिम साहब भी उसके मुंह से नाम सुन चुके थे। फौरन बोले तो तलहा साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। हाशिम साहब भी उसके मुंह से उसका नाम सुन चुके थे। फौरन बोले। तलहा साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। हशमत साहब परेशान हो गए और उनके पास आए। तलहा, क्या बात है? किसका फ़ोन था? अब्बा, वो वकार को मार देगा, बहुत बुरा है वो। तलहा साहब लड़खड़ाते हुए बोले। कौन? किसकी बात कर रहे हो? और वकार कहाँ है? अब की बार हशमत साहब की आवाज़ ऊंची हुई। बाकी लोग भी शोर सुनकर हॉल में आ गए थे। अब्बा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तलहा साहब हाथ जोड़ते हुए बोले। सभी उनकी परेशान हालत देखकर अपसेट हो रहे थे। क्या बोल रहे हो? सीधी सीधी बात बताओ। हशमत साहब को अब गुस्सा आने लगा था। तलहा साहब ने सबकी तरफ देखा और फिर बहुत हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने ही घर में चोरी करते हो। सब सुनकर हशमत साहब ने उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा। अब्बा, अशरफ साहब ने रोका था उन्हें। अब्बा, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, पर अभी भी इस सब के बारे में बात ना करके हमें वकार को बचाना होगा। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। तलहा साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। एसपी को फ़ोन करता हूँ। अशरफ साहब ने बोलते ही फ़ोन पुलिस को मिला दिया। वकार का दिमाग खराब है, उस गुंडे से मिलने अकेले गया। हाशिम साहब अपना माथा मसलते हुए बोले। आबदा बेगम सब सुनकर अपने बच्चे का गुंडों के दरमियान फंसने का सुनकर रोने लगी। फायजा बेगम ने उन्हें संभाला। क्या मतलब, तुम पहले ही उसके पीछे हो? अशरफ साहब ने एसपी को फ़ोन मिलाया तो वो सारी बात सुनकर बोला। जी, उसका फ़ोन जंगल के दरमियान बंद हुआ है। हम अभी वहीं हैं। जंगल बहुत बड़ा है, वो शायद कहीं ले गए हैं, पर आप फिक्र मत करें, मैं ढूंढ लूँगा। एसपी ने उन्हें तसल्ली दी और फ़ोन काटा। सभी उसके सही सलामत लौट आने की दुआएं करने लगे। और फिर तलहा, हाशिम और अशरफ साहब चारों पुलिस के बताए एड्रेस पर पहुंचे जहां वकार का फ़ोन बंद हुआ था। बंटी पास बैठा मुर्गी खाने में मसरूफ़ था। वकार को हर 5 मिनट बाद पीटता। आधा घंटा गुजर चुका था। वह सब खाना खा रहे थे जब वकार को महसूस हुआ कि कोई उसके हाथ की रस्सियां खोल रहा है, तो वो इतनी मार और खून बहने से बिल्कुल निढाल हो चुका हुआ था। कौन हो तुम? वो बंटी को देखते हुए बोला। चुप, खामोश रहें, कुछ ही देर में एसपी पहुंचते होंगे, मैंने उनको लोकेशन भेज दी है। कोई होले से बोला था। आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से चेहरा मोड़ा तो अलीज़े को अपने सामने देख हैरान हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। वो फौरन बोला। चेहरे पर अब परेशानी बढ़ गई थी। आपको खतरे में छोड़कर मैं भला कैसे चली जाऊँ यहाँ से? वो अब तक उसका मुकम्मल हाथ रस्सियों से आज़ाद कर चुकी थी। कौन है वहाँ? बंटी के एक साथी ने वकार को किसी से बात करते सुन लिया। वो फौरन बोला। सभी उस तरफ मुतवज्जो हुए। दोनों के चेहरे से रंग उड़ा। वो एक कदम चलता वकार तक आ रहा था। अलीज़े ने पास पड़ी लकड़ी की मोटी सी स्टिक हाथ में ली। वो उन तक पहुंच चुका था। उसने दरख्त के पीछे देखा। अलीज़े वहीं बैठी थी और गुस्से से उसी को देख रही थी। बंटी भाई, यहाँ लड़की है, वो चिल्लाया तो बंटी फौरन उसकी तरफ आया। अरे वाह, ये तो बहुत हसीन है। बंटी चेहरे पर हाथ फेरते हुए कमीनगी से बोला और उसकी तरफ बढ़ा। दूर रह कमीने, बीवी है मेरी, अगर हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। वकार गुस्से से बोला। खुद को देख, खड़ा होने के काबिल है तू? नहीं है ना? आया बड़ा हाथ तोड़ने वाला मेरे। बंटी हंसते हुए बोला और अलीज़े की तरफ बढ़ा। तुम लोगों को मैं बताती हूँ। अलीज़े उसके हाथ पर मोटी लड़की की स्टिक मारते हुए बोली। फिर उसने अंधाधुंध बंटी और उसके साथ खड़े लड़के को पीटना शुरू किया। वकार तब तक अपने ऊपर से सारी रस्सियाँ खोल चुका था और खड़ा होने की कोशिश करने लगा। ज़्यादा उछल रही है, बताता हूँ तुझे। बंटी गुस्से से बोलता आगे बढ़ा और अलीज़े के हाथ से एक झटके में स्टिक पकड़कर साइड पर फेंकी और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। तभी वकार ने उसे धक्का दिया और ज़मीन पर गिरते उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा।
तभी वकार ने उसे धक्का दिया और जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। बंटी के साथियों ने वकार को पकड़ा। बंटी के साथियों ने वकार को पकड़कर अलहदा किया। बंटी ने उसको मारना शुरू किया। अलीजे रोते हुए उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बिना रुके उसे मार रहा था। वकार की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां रुकी। वो लोग वहां से भागे। इससे पहले कि वो वहां से भागते, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अलीजे भागकर वकार के पास आई, जो घुटनों के बल जमीन पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसका सारा चेहरा खून से भर चुका था, आंखें बमुश्किल खुल रही थी। वो जमीन पर गिरता इससे पहले अलीजे उसे पकड़ चुकी थी। वकार वकार अब ठीक तो है ना? वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोली। वकार ने बमुश्किल आंखें खोली। वकार, अशरफ, तलहा और अशरफ साहब उसकी तरफ आए। सॉरी अलीजे, मुझे माफ़ कर देना। वो लड़खड़ाते हुए अल्फाज अदा कर रहा था और अपने कांपते हाथ उसकी गाल को लगा रहा था। ऐसा मत बोले, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, अलीजे रोते हुए बोली। तभी वकार का हाथ बेजान सा होता ज़मीन पर गिरा और आंखें बंद हो गईं। अस्पताल लेकर चलते हैं जल्दी, अशरफ साहब बोले। तलहा साहब ने गाड़ी वहाँ लाई, उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। अलीजे ने उसका चेहरा अपनी गोद में रखा। तलहा साहब ने गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ कर दी। अलीजे मुसलसल आयात पढ़कर फूंक रही थी। उसे मालूम था वकार आज बंटी से मिलने जाने वाला था। वो जानती थी वो उसे साथ लेकर हरगिज़ नहीं जाएगा। उसने उसका पीछा किया। उसकी लोकेशन उसे भी शो हो रही थी। जहाँ वो उन आदमियों से मिला वो उसके थोड़े फासले पर थी। जब उन्होंने मोबाइल ले लिया और जीप में बिठाकर अलीजे ने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करके उनके पीछे गाड़ी लगा दी थी। काफ़ी फासले पर अपनी गाड़ी से निकली और दूर दरख्तों के पीछे छुपते छुपाते वो उस जगह पर पहुंची। जब उसकी नज़र वकार को मारते बंटी पर गई तो वो आगे बढ़ने लगी, मगर रुक गई। बंटी तलहा साहब को फ़ोन मिला रहा था। अलीजे को समझ न आया कि क्या करे। बहुत सोचकर पहले उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर किया, फिर एसपी को कॉल मिलाकर उन्हें लोकेशन बताई। आहिस्ता 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 छुपते छुपाते वो वकार तक पहुंची। मौका देख रही थी बंटी मसरूफ हो तो वो वकार के हाथ खोल सके। वकार को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अशरफ साहब ने घर कॉल करके सबको बता दिया था। अलीजे रोई जा रही थी। वो अपने हाथों, कमीज, चेहरे और दुपट्टे पर लगे खून को देखकर मजीद रो रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला। सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं है। हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, अब आप मिल सकते हैं। बाहर चोटें काफ़ी गहरी लगी हैं। हमने नींद का इंजेक्शन लगाया है, 3-4 घंटे में होश आ जाएगा, उसके बाद घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर तो बोलकर चला गया। सभी भागते हुए उसके कमरे की तरफ गए जहां वो बेड पर लेटा था। उसके माथे पर सफ़ेद पट्टी लगी थी, दोनों बाजुओं पर भी पट्टियां थी। होंठ का किनारा फटा हुआ था, एक आंख पर नील का निशान था। जिस्म के काफ़ी हिस्सों से स्किन छिल चुकी थी। मेरा बच्चा, हाशिम साहब ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। सभी की आंखें नम सी थीं। अलीजे से मजीद उसका हाल देखा ना गया तो वो कमरे से बाहर चली गई। 3 घंटे बाद उसे होश आया। अशरफ साहब और हाशिम साहब उसे काफ़ी डांट चुके थे और वो सर झुकाए सुन रहा था। अलीजे कमरे के एक कोने में सर झुकाए अपने नाखूनों से हाथ पर लाइन बना रही थी। वकार की नज़र उसकी तरफ गई। अभी तक वो उसी हुलिये में थी। उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका था। उसके ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे लिए उसके घर आए। वो हशमत विला नहीं जाना चाहता था। उसे उसके कमरे में लेटा दिया गया। माजिदा बेगम, शगुफ्ता बेगम, हशमत साहब शहीद के साथ वहाँ आए। वो सब उसके कमरे में बैठे उसे डांट रहे थे। जैनब उसके सीने से लगकर बैठी हुई थी। उफ अम्मी, अब चुप भी कर जाएं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आबदा बेगम जब से आई थी मुसलसल रोई जा रही थी। हाशिम, मैं आपको बता रही हूँ, कल ही सदके के बकरे दें। जब से मेरा बच्चा वापस आया है बार बार मुसीबत में पड़ रहा है। आबदा बेगम अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। जो हुक्म बेगम, हाशिम साहब मुस्कुरा कर बोले। वकार की नज़र तलहा साहब पर पड़ी, जो गुमसुम चेहरा झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। चाचू क्या हुआ, परेशान क्यों हैं? वकार ने उन्हें उदास देखा तो बोला। मेरी वजह से तुम पर मुसीबत पड़ गई, मेरी ही गलती है ना। मैं इतना बड़ा कदम ना उठाता और ना तुम इस मुसीबत में पड़ते। वो चेहरा झुकाए बोले। चाचू मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती हैं ना। अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। अगर मुझसे वो सब हुआ होता तो क्या आप मेरा साथ ना देते, मुझे बुरा समझकर बस गुस्सा निकालते? वकार ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया। वो जानता था कि सभी तलहा चचा से नाराज़ हैं। वो उनकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। तलहा साहब कुछ ना बोले। तभी दरवाज़ा खोलकर अरूज आयाम और फायज़ा बेगम अंदर आए। भाई, वो रोते हुए वकार के गले लगी।
लो जी, यहाँ तो सबकी टंकी खुली हुई है, ठीक हूँ मैं। लो जी, यहाँ तो सबकी टंकी खुली हुई है, ठीक हूँ मैं। वकार हंसकर बोला तो सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी। वकार ने आयान को पकड़कर खुद से लगाया। रात 11 बजे तक वो सब वहीं बैठे रहे। अलीज़े 1 मिनट भी उसके सामने नहीं आई। वो कब से उसकी शक्ल देखने का इंतजार कर रहा था। सभी उससे मिलकर घर जाने के लिए नीचे आए। अलीज़े जो कि किचन में शगुफ्ता बेगम के साथ चिकन सूप बना रही थी, उन सबको जाता देख ऊपर आयान को लेने चली गई। अलीज़े रुको, तभी आबदा बेगम ने उसे रोका। वो उनकी तरफ पलटी। जी चची, वकार को बहुत जख्म आए हैं, ठीक से चला भी नहीं जा रहा उससे। हम सब तो घर जा रहे हैं, उसने अभी खाना खाकर दवाई भी लेनी है। तुम यहीं रुको, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आयान ज़ैनब के कमरे में सोया हुआ है, आबदा बेगम ने उसे कहा। लेकिन चची, मैं कैसे? आप रुक जाएं, वो उनकी बात से इनकार करते हुए बोली। मैं रुक जाती, पर तुम तो जानती हो तुम्हारे चचा को सुबह के वक्त इंसुलिन लगाना होती है। उनके नाश्ते और दवाइयों का सारा ध्यान मैं ही रखती हूँ। आबदा बेगम ने फ़ौरन बहाना बनाया। वो जानबूझकर उसे यहाँ रोकना चाहती थी, लेकिन भाई, अलीज़े खुद भी नहीं जाना चाहती थी। उसे उस्मान का डर भी था। उस सरफिरे की तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं बोलेगा वो। और वकार तुम्हारा शोहर है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, यहीं रहो। चलें भाभी, फ़ायज़ा बेगम ने दरमियान में आकर कहा तो अलीज़े कुछ ना बोल पाई। वो चली गई। मरियम भी अपने कमरे में सो रही थी। अलीज़े ने हॉल का दरवाज़ा लॉक किया और किचन में आई। सूप बन चुका था। उसने बॉल में सूप निकाला, पानी का जग, ग्लास, सूप का बाउल ट्रे में रखती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई, जहाँ आंखें बंद किए सामने बेड से टेक लगाए वकार बैठा था। वो चलती हुई उसके करीब आई और ट्रे साइड टेबल पर रखी। शोर की वजह से वकार ने आंखें खोली। अपने सामने अलीज़े को देखकर वो हैरान हो गया। उसे लगा वो भी चली गई होगी। तुम गई नहीं? वो होले से बोला। चची ने बोला यहीं रहूं, आपने कुछ खाया पिया नहीं तो सूप बनाया है, पी लें। फिर दवाई भी खानी है आपने। उसने बॉल पकड़ा और वकार की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ में लगी है, चम्मच उठाया नहीं जाएगा, वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। अलीज़े ने उसकी तरफ देखा। वकार ने हल्का सा दूसरी तरफ खिसकते हुए उसके लिए जगह बनाई और वो वहाँ बैठ गई और उसे सूप पिलाने लगी। वहाँ क्यों आई थी? वो सूप को चम्मच में भर रही थी जब उसकी तरफ मुसलसल देखते वकार ने सवाल किया।